नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम कैसे, क्या लिखा है? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस क्या है, शुद्ध है। तो आइए देखते हैं कैसे शुद्ध है। देखते हैं ये क्या लिखा है। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं जैसे कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे, क्या लिखा है? क्या आपने कभी खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। लेकिन लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, दूध जो होता है, क्या लिखा है? उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का क्या होता है, मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। क्या है? जब क्या कहता है, जो शुद्ध पदार्थ होता है वैज्ञानिकों के अनुसार, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका मतलब होता है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या हो, कणों का समान रासायनिक प्रकृति के हों। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। अब देखते हैं हम लोग मिश्रण क्या है। क्या हम लोग पढ़ते हैं? मिश्रण मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का, क्या लिखा है? चीनी क्या है? एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक क्या होता है, समान रहता है। आगे देखते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार क्या लिखा है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब देखते हैं हम लोग मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो हम यह बता दें, मिश्रण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होगा आपका समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार अवयवों के प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार। कक्षा को अ, ब, स, द समूहों में बांटे। कितने समूहों में? 4 समूहों में, अ, ब और स, द। ठीक। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। क्या लिखा है? एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का क्या हो, चूर्ण हो। समूह अ को दे। ठीक। ये किसको दे दिया गया? समूह अ को दे दिया गया। अब देखते हैं दूसरा। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक को क्या जो रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। समूह स और द को दे दें। दोनों अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। आगे देखते हैं। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें।
उनके रंग और बनावट आधार रिपोर्ट तैयार करें। देखिए, समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है। समूह अ और ब का क्या होता है, एक समान मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है। इस तरह विलयन क्या लिखा है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा था, क्या लिखा है, समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक, जिसकी बनावट समान होती है, जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि जल में नमक और जल में चीनी, दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यप दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखाता है, दोनों क्या लिखा है, दोनों घोल के यदि रंगों की तीव्रता क्या हो, पृथक पृथक हो, तो यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखते हैं। अब देखते हैं समूह स और द किस प्रकार का मिश्रण रखते हैं। देखते हैं, समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से क्या है, पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण है। तो देखते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिनमें पदार्थों के अवयव क्या हो, समान रूप से मिले होते हैं। क्या होते हैं, जिस मिश्रण में पदार्थों के अवयव जो होते हैं समान रूप से मिले होते हैं, अर्थात इसमें सभी जगह एक जैसा संगठन होता है, ठीक, वो समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, कणों की बनावट क्या होती है, इसमें समान नहीं होती है, कणों की जो बनावट होती है समान नहीं होती है। मिश्रण के अंश जो होते हैं भौतिक दृष्टि से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आपका हो गया नमक, हो गया नमक और सल्फर, चीनी और तेल का मिश्रण, चीनी और तेल का मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण में क्या होते हैं, घटक जो होते हैं समान रूप से नहीं होते हैं, ठीक, ये हो गया विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। आगे देखते हैं, अब हम एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। जैसे कि समूह अ को क्या देते हैं, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। अब क्या करते हैं, छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं, आइए देखते हैं आगे। अब टार्च की सहायता से, क्या लिखा, टार्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है, आगे देखते हैं। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया को एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब क्या है, जब हम देखते हैं जो मिश्रण प्राप्त होता है उसमें समूह अ और ब में क्या कौन सा होता है, इसमें एक विलयन पाते हैं, ठीक। समूह स एक निलंबन होता है, निलंबन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सस्पेंशन, ठीक। समूह द एक कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, अब विलयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, निलंबन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग कोलाइड विलयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट क्या है, विलयन क्या है। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, विलयन अर्थात सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है या मिश्रण है। विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के क्या है, उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु में भी होते हैं। एक क्या लिखा है, एक विलयन के कणों में
एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर मिश्र धातुएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान ले। ये धातुएं क्या लिखा है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक क्या है 30% और कॉपर लगभग 7% का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में क्या लिखा है, किसी विलयन को दो भागों जैसे कि विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलायक और विलय में बांटा जाता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर विलयन, तो विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलायक प्लस विलेय। ठीक, तो विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं किसी विलयन को क्या लिखा है, फिर से देखते हैं, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। विलयन में जो वह घटक विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक क्या लिखा है, विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है उसे विलायक में घुला होता है, जो कि क्या होता है, विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। देखिए कोई विलयन है, मान लीजिए हमने लिया चीनी का रस बनाया, तो रस बनाने के लिए हमने चीनी लिया और पानी लिया, अर्थात जल और चीनी मैंने लिया। तो चीनी को हम लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं। जल की मात्रा अधिक होती है लेकिन चीनी की मात्रा कम होती है, तो जल हो जाएगा विलायक। जिसमें घोलते हैं, जैसे जिस वस्तु को हम घोलते हैं, जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है, जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है। तो यहाँ पर जल जो है वो विलायक हो जाएगा और चीनी क्या हो जाएगा, विलेय। वही प्रक्रिया दिया है। तो आगे देखते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण में क्या दिया है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। क्या लिखा है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है, विलेय है और जल क्या है, विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा है, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन क्या है, विलेय है और एल्कोहल क्या है, विलायक है। आगे देखते हैं, वात युक्त पेय जैसे कि सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलयन क्या लिखा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल क्या है, विलायक है। चौथा पॉइंट क्या है, वायु में सॉरी क्या लिखा है, वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का क्या कहते हैं, विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस क्या होती है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अब देखते हैं हम लोग विलयन के गुण, क्या देखते हैं, विलयन के गुण देखते हैं। विलयन एक क्या होता है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर अर्थात 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आगे देखते हैं, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या होता है, स्थायी होती है या स्थायी है। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता देखते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि क्रियाकलाप
2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्या है? तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। दो पृथक पृथक बीकरों में, क्या लिखा है? दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला दें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले। क्या लिखा है? फिर से पढ़ते हैं इसको। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए बीकर को पुनः गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। आगे देखते हैं, यहां से पढ़ते हैं। किसी निश्चित तापमान पर, बहुत बढ़िया पॉइंट है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ खुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, क्या लिखा है? दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। कौन सा विलयन कहा जाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर, क्या लिखा है? यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होता है? जब हम धीरे धीरे किसी, क्या लिखा है? किसी विशिष्ट ताप पर कोई हम संतृप्त विलयन लेते हैं और उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उसकी घुलनशीलता जो होती है वो कम होती है और वह असंतृप्त विलयन होने लगता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अर्थात भिन्न होती है। अब आगे देखते हैं। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन। विलायक की मात्रा में घुले हुए, क्या लिखा है? विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आगे देखते हैं। द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत में क्या होगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का आयतन गुणे 100। तीसरी विधि क्या है? विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत में क्या लिखा है? विलेय का आयतन विलयन का आयतन गुणे 100। अब एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं इसको। एक विलयन के, क्या लिखा है? एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, विलायक क्या है? जल है। कितना ग्राम है? 320 ग्राम जल है। उसमें 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? विलयन की सांद्रता की। तो आइए देखते हैं। इसमें विलायक क्या है आपका? देखिए, विलायक है जल, 320 ग्राम है। विलेय पदार्थ 40 ग्राम है।
विलयन का द्रव्यमान। अब हम देखिए हमने अभी बताया था विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय, ठीक, तो वही लिखा है। तो फार्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान, ठीक। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 40 और 320 बराबर कितना हो गया, 360। अब हम विलयन की द्रव्यमान की प्रतिशतता निकालते हैं। प्रतिशत मात्रा क्या दिया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना था, 40 बटे विलयन को जब मैंने जोड़ा था तो कितना आया था, 360। ये हो गया विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक। जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया, 11.1%, ठीक। ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में। अब देखते हैं हम लोग निलंबन क्या है। निलंबन क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशन अर्थात निलंबन क्या है। इसमें क्या है, क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में क्या होता है, परिक्षेपित होता है। परिक्षेपित अर्थात फैल जाता है, उसमें फैली हुई होती है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं निलंबन के गुण, देखते हैं हम लोग इसके गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण जो होते हैं आंखों से देखे जा सकते हैं, ठीक। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। हम लोगों ने विलयन में अभी इसके पीछे जो टॉपिक मैंने पढ़ा विलयन, वो समांगी मिश्रण था। उसको हम लोग इतने छोटे आकार में थे उनके कण कि हम लोग आंखों से नहीं देख सकते थे। और उसमें था जो विलयन जो होता है वह प्रकाश की किरण को नहीं फैलाता है। लेकिन जब हम लोगों ने अभी निलंबन पढ़ा, निलंबन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके गुण पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, आंखों से इसको देखा जा सकता है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब देखते हैं हम लोग कोलाइडल विलयन क्या है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलाइडल विलयन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में क्या लिखा है, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है, छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन समांगी विस्मरण क्या लिखा है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं, जो उसमें पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, समान रूप से दिखाई देते हैं। उसमें कोलाइड जो विलयन में होते हैं फैले रहते हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्या है, समांगी मिश्रण है। लेकिन यह वास्तविकता में क्या होता है, इसका विलयन जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध। आगे देखते हैं, कोलाइडल कणों के छोटे आकार, क्या लिखा है, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना, क्या लिखा है, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। एक कमरे में, क्या लिखा है, एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ये देखिए चित्र ए जो है, इसमें
कॉपर सल्फेट का विलयन है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता अर्थात देखिए जब टॉर्च जला गया तो जो टॉर्च की लाइट है इसमें प्रवेश नहीं कर रही है, अर्थात उसको नहीं दिखा रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन बी वाले में प्रकाश की लाइट को ये देखिए क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, फैला दे रहा है। प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है अर्थात फैल जाता है, वही चीज लिखा है। यहाँ देखते हैं दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये आगे देखते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के क्या लिखा है, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण क्या होते हैं, जंगल में कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। आइए देखते हैं कोलाइड्स के समान उदाहरण क्या है, इनके बारे में देखते हैं। द्रव क्या प्रक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम। द्रव और गैस क्या होंगे, प्रकार क्या होगा, एरोसॉल। उदाहरण क्या होगा इसका, कोहरा, बादल और कुहासा। ठोस गैस से जो कोलाइड बनेगा वो किस प्रकार का होगा, एरोसॉल। जैसे कि उदाहरण क्या है, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार अर्थात एग्जॉस्ट। अब देखते हैं गैस और द्रव। गैस और द्रव से जो कोलाइडल बनता है उससे वो होता है फोम, जैसे कि शेविंग क्रीम। द्रव से इमल्सन, दूध दूध फेस क्रीम हो गया। ठोस द्रव से सोल, मैग्नीशियम मिल्क अर्थात मैग्नीशियम मिल्क या कीचड़। आगे देखते हैं गैस और ठोस, इससे क्या होगा, फोम कोलाइडल होगा प्राप्त। उदाहरण जैसे फोम, रबड़, स्पंज। क्या लिखा है, फोम, रबड़, स्पंज, क्यूमिस। अब देखते हैं द्रव ठोस, इससे जेल, जेली, पनीर, मक्खन। आगे देखते हैं ठोस में, ठोस तो क्या होगा, ठोस सॉल कोलाइडल प्राप्त होगा जिसमें रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कोलाइडल के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। क्या करते हैं, ये जो होते हैं प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन दोस्तों, कोलाइडल विलयन पढ़ने से पहले हम लोग अपकेंद्रीकरण तकनीक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि यह क्या होता है ये, और यह तकनीक क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। अपकेंद्रीकरण तकनीक जो होती है यह एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए मिश्रण के घटक जो होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। क्या होती है, कोई मिश्रण है उसको क्या, उसके उसमें जो घटक होते हैं, जो घुले होते हैं, जो मिले होते हैं अवयव, उनको अलग किया जाता है। मिश्रण को क्या किया जाता है, एक विशेष मशीन अर्थात अपकेंद्री यंत्र में तेजी से क्या हो जाए किया जाता है, घूर्णन किया जाता है अर्थात घुमाया जाता है। इस घूर्णन से क्या होता है, जो होता है अपकेंद्री बल, क्या होता है, अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। ठीक, अपकेंद्री बल से मिश्रण के अभी जो भारी कण होते हैं, ठीक, अपकेंद्री बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस मिश्रण में फिर क्या होता है, जो भारी कण होते हैं अपकेंद्री बल के कारण जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर हो जाते हैं। यही प्रक्रिया होती है, अपकेंद्रीकरण की तकनीक होती है। ठीक, आगे आप देखते हैं हम लोग कोलाइडी, क्या लिखा है, कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी एक सारणी में देखा था। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था अथवा डिस्प्रेस्ड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम अथवा डिस्पर्जिंग
मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त परावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी 2.1 में उदाहरण दिए गए हैं। ये वाला ये है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी यही है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पिछले अध्याय में क्या लिखा है? पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अवस्थाओं का क्या लिखा है? अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये इनके जो रासायनिक गुण होते हैं ये क्या होते हैं? समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों क्या है? द्रव हैं। दोनों क्या है? द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है? भिन्न भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में क्या होता है? अंतर होता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को क्या करता है? बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन, क्या लिखा है? जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। मोमबत्ती। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या लिखा है? मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए देखते हैं। तत्व अर्थात एलिमेंट। हम लोग तत्व अर्थात एलिमेंट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रॉबर्ट बॉयल, क्या लिखा है? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंस लेबोजियर है, ये इंग्लिश में इन्हीं को कहा जाता है, लेबोजियर, सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। क्या लिखा है? उनके अनुसार, किनके अनुसार? लेबोजियर के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया, क्या लिखा है? तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु मेटल, उपधातु को क्या कहते हैं? मेटलॉइड, और अधातु को क्या कहा जाता है? नॉन मेटल में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी गुणधर्म है इनके। ये देखिए, धातुएं जो होती हैं ये क्या होती है? चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती हैं। ये तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, फैलाया जा सकता है। आगे देखते हैं। ये आघातवर्ध होती हैं। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। सोना चांदी, आगे देखते हैं। सोना चांदी तांबा लोहा सोडियम पोटेशियम इत्यादि धातु के क्या है? उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव है। द्रव है, ठीक। अधातु, अब देखते हैं अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ या सभी को प्रदर्शित करती हैं। देखते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं।
ये ताप और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल या कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं का क्या है, उदाहरण है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन क्या है, इत्यादि अधातुओं के उदाहरण है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु कहा जाता है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आगे देखते हैं, इस डब्बे में क्या लिखा है, देखते हैं इस पॉइंट को। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है, 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जैसे क्या लिखा है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 100 है। इनमें से 90 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व क्या है, ठोस है। इनमें से 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान के कुछ अधिक तापमान पर क्या है, द्रव अवस्था ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे यौगिक के बारे में, हम लोग जानेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, यौगिक अर्थात कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड एक यौगिक, क्या लिखा है, यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, मिलते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं क्या होता है। कक्षा को आगे देखते हैं, कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। अब समूह एक को देखते हैं। समूह एक में क्या है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह सेकंड में क्या है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। देखते हैं, समूह एक और दो में क्या है, प्राप्त सामग्री, क्या लिखा है, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री, क्या लिखा है, सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह हिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तन सल्फ्यूरिक अम्ल या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। ठीक, आगे देखते हैं मिलाने पर क्या होता है। क्या होता है, जिनमें क्या क्या संभावनाएं जो हो सकती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है या नहीं है। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम है। क्या तन सल्फ्यूरिक अम्ल या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है। तो आइए देखते हैं, हमें निष्कर्ष क्या मिलता है। समूह एक द्वारा, क्या लिखा है, समूह एक द्वारा प्राप्त गैस क्या है, हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, समूह सेकेंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है, पहले में क्या था, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई थी, दूसरे में हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे की जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ क्या थे, समान थे। समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकेंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं, समूह एक के द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण क्या है, समान है। समूह सेकेंड द्वारा प्राप्त सामग्री क्या है, यौगिक है। अब देखते हैं मिश्रण तथा यौगिक में हम अंतर देखते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं और
यौगिक क्या होते हैं। तत्व या यौगिक, क्या लिखा है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक में देखो, देखिए तत्व क्रिया करते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन मिश्रण में क्या था, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। इसमें क्या है, यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव क्या होता है, स्थायी होता है। तीसरी पॉइंट क्या है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को क्या करता है, दर्शाता है। इसमें क्या है, यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन यौगिक में क्या है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब देखते हैं, दोनों तत्वों को दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह क्या है, भिन्न है। यौगिक का संगठन, क्या लिखा है, यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में क्या है, समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर क्या है, समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। देखते हैं, पदार्थ जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस है। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या है। मिश्रण में देखते हैं तत्व, तत्व क्या है, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। इसमें यौगिक क्या है, नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या है, जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। अब देखते हैं मिश्रण में कोई नियत संगठन नहीं होता। इसमें देखते हैं समांगी मिश्रण में क्या है, समान संगठन होता है। जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो मिल जाते हैं, उसमें विलयन जो होता है समान संगठन का होता है। विषमांगी में क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो इसमें समांगी में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि। असमान में क्या है, विषमांगी में क्या, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने पर हम लोगों ने क्या सीखा। देखते हैं, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक, जैसे कि क्या लिखा है, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा छोटे अवयव को क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ, क्या लिखा है, वह पदार्थ जो विलायक में घुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल, क्या लिखा है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड जो होते हैं उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को प्रक्षिप्त परावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, क्या लिखा है, शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व का मूल रूप क्या होता है, तत्व या पदार्थ का मूल रूप क्या होता है कि रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण
उसमें निहित तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए अर्थात अलग अलग करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो ए क्या है और क्या है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे, वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण द्वारा अलग करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, बी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण में पृथक करना। तो ये क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक, फिर से लिख देते हैं, ऊर्ध्वपातन द्वारा हम इनको अलग अलग करेंगे। किनको, सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। ठीक, सी पॉइंट क्या दिया है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सी विधि, छानकर। छानकर हम अलग करते हैं। ठीक, डी क्या है, दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। क्या है, दही से मक्खन निकालने की, ये हो जाएगा अपकेंद्रण, अपकेंद्रण द्वारा। ठीक, अब आगे देखते हैं, ई पॉइंट क्या है, जल से तेल निकालना। जल से तेल निकालने की प्रक्रिया क्या है, किसके द्वारा, कीप द्वारा पृथक्करण। किसके द्वारा, कीप द्वारा, कीप द्वारा पृथक्करण हो जाएगा। चाय से, क्या लिखा है, अब एफ पॉइंट देखते हैं, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना। किसके द्वारा, चाय से हम चाय पत्ती को किसके द्वारा अलग करते हैं, छानकर। हम किसके द्वारा अलग करते हैं, छानकर। अब देखते हैं एफ, एफ हो गया। जी पॉइंट देखते हैं, जी क्या लिखा है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करना। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करना है, किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा हम लोहे को बालू से निकाल सकते हैं, चुंबक द्वारा। ठीक, चुंबक द्वारा हो गया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, एच, भूसे से गेहूं को, भूसे से गेहूं के दोनों को पृथक किया जाता है। भूसे से गेहूं के, सॉरी क्या लिखा है, गलत हो गया, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में किसके द्वारा, विलोड़न। क्या होता है, विलोड़न। ठीक, विलोड़न के द्वारा अलग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पानी में तैरते हुए, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी, छानकर। छानकर। ठीक, अब अगला देखते हैं, जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या है, पुष्प की पंखुड़ियों को, क्या लिखा, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने। देखिए जो कलर होता है, रंग, ठीक, क्या लिखा, निचोड़ से रंजकों को अलग करने, रंग होता है उनको अलग अलग करने के लिए क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। कौन सी प्रक्रिया होती है, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग करेंगे। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सी है, आपका हो गया लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इसमें विलयन कौन कौन से है, समुद्री जल,
वायु और सोडा जल। क्या है? 3 है इसमें से, समुद्री जल, वायु और सोडा जल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो कौन कौन सी इसमें? दूध हो गया और स्टार्च विलयन, डी वाला स्टार्च विलयन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। किसमें? तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो देखिए तत्व कौन कौन से हैं इसमें। तत्व जैसे कि हो गया, पहला हो गया आपका सोडियम। सोडियम क्या है? तत्व है। फिर उसके बाद क्या है? चांदी। चांदी भी क्या है? आपका तत्व अर्थात एलिमेंट है। ठीक, तो एलिमेंट कौन कौन से हो गए? सोडियम हो गए, चांदी हो गए। उसके बाद आपका टिन हो गया, टिन और सिलिकॉन, ये क्या हो गए? तत्व होंगे। तत्व होंगे। इसमें देखें, इसमें तो तत्व कोई नहीं है। अब हम देखते हैं यौगिक। तो तत्व कौन कौन से थे? सोडियम, सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक में कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं इसमें क्या है? मीथेन। मीथेन भी क्या है? यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? यौगिक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मिश्रण। मिश्रण कौन कौन से हैं इसमें? तो मिश्रण में पहला तो हो गया मिट्टी, चीनी का तेल। चीनी का तेल, मिट्टी और चीनी का तेल, और तो कोई है नहीं इसमें। आगे देखते हैं कोयला। कोयला भी क्या है? मिश्रण है। वायु भी मिश्रण है। साबुन भी मिश्रण है। और रक्त, रक्त भी क्या है? मिश्रण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो देख ले, पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। जब हम लोग खाना पकाते हैं तो खाना पकाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, ये हो गए आपके रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है हम लोगों का परमाणु एवं अणु।